उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, और आज हमारे इतिहास की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। आप लोगों ने जो पहले वीडियो, इतिहास का जो पहला वीडियो था, जो हमारा नामकरण और परिचय था, उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ऐसे ही इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो आगे दिखाई दे, ठीक है। चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का सेशन जो है, जो हमने कल शुरू किया था, बता दिया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा विदेशी यात्रियों का विवरण। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं आपको कि विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक। इसमें हमारा जो क्रम था विदेशी यात्रियों का, वो था यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। दूसरा जो था वो था चीनी यात्री, और तीसरा जो था वो था अरबी लेखक। इसमें कुछ ऐसे अन्य लेखक भी जो थे, जो अलग अलग स्थान से, जैसे मोरक्को वगैरह से जो आए थे, तो उनको हम अन्य लेखक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे चीनी लेखक और अरबी लेखक और यूनानी और रोमन लेखक हैं। आज जो हम बात करेंगे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे, फिर इससे आगे जो है आगे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। रोमानी लेखक जो हैं उसमें हमारा जो क्रम है, तो अगर हम क्रम की बात करें सबसे पहले, तो हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा, प्रमुख लेखकों में टेसियस रहेगा, फिर हेरोडोटस रहेगा, मैगस्थनीज रहेगा और डाइमेकस। तो इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मैगस्थनीज, और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैगस्थनीज से पूछे जाते हैं। मगर कुछ अब नए एग्ज़ामों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारा टेसियस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको ही आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह ईरान का राजवेद था। यह कहाँ का? यह ईरान का राजवेद था, ठीक है। इसकी पहली बात यह ईरान का राजवेद था। और भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा। मतलब ये बात समझ में नहीं आई होगी कुछ बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ यहाँ। यह ईरान का वेद था। जब ये भारत में आया तो इसका जो विवरण था वो आश्चर्यजनक नहीं था, कहानियों से परिपूर्ण था। यानी कि इन्हें ऐसी ऐसी इन्होंने आश्चर्यजनक कहानियाँ बताई जो परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया सकता था, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे। इस वजह से इसको इतिहास में थोड़ा कम जगह दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो देखिए, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है वो इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्हें जो ज़्यादातर जाना जाता है वो जाना जाता है हिस्टोरी का पुस्तक के लिए। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी जिसमें इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान है, ठीक है। अब यहाँ से हेरोडोटस में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इतिहास को क्रमबद्ध रूप से वर्णित जो किया है वो किसने किया है। तो इसमें जो है वो इतिहास को क्रमबद्ध रूप से वर्णित जो किया है वो हेरोडोटस ने किया है। और ये आप चित्र देख सकते हो यहाँ पर, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। मैंने कोशिश ये की है हमने कि हम थोड़ा पिक्चराइज करें जिससे कि बातें और भी आसान हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नए आपके यात्री थे वो थे मैगस्थनीज, जिनके बारे में हम मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। मैगस्थनीज, अब देखिए मैगस्थनीज के पीछे जो है बहुत तकड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इसको आप थोड़ा सा आसानी से समझिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहली बात आपको, यहाँ से हम जो पहली बात करेंगे वो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बहुत बढ़िया बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मगर ये आया कैसे था? जब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, तो चाणक्य को उसके नंद वंश के सिंहासन को निस्तो नाबूद करने के लिए एक कुशल राज्य मतलब शासक चाहिए था। अब कुशल शासक की अगर हम बात करें तो कुशल शासक कौन? अब कुशल शासक कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हें जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य मिला, ठीक। अब जिस टाइम पर चंद्रगुप्त घनानंद का शासन था उस टाइम फारस में सिकंदर का शासन था। जबकि यहाँ से अगर हम बात करें तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का समस्थानिक था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था वो कौन था? मैगस्थनीज। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर देता है, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। तो उसके साथ सेल्यूकस निकेटर मैगस्थनीज को भेजता है।
अब जब हेलना के साथ आए हैं तो हेलना के साथ आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर आकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर पुस्तक लिखी इंडिका। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं तो मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी देंगे, क्योंकि जब मौर्य काल में आए हैं तो इससे थोड़ी सी इतिहास की यही जानकारी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ समझाना थोड़ा उचित नहीं है। जब हम बात करेंगे आगे मौर्य वंश की तो वहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे राइटर हैं वो हैं हमारे डाइमिकस। ये कुछ ऐसे हैं जिनमें हम एक एक दो बात याद रखते हैं। डाइमिकस ये सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। बस ये बात याद रखनी है, किसका शासनकाल में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस ये कोई खास नहीं है वैसे, मगर बस इतना याद रखना है यहाँ से कि अशोक के दरबार में आए थे, इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अशोक के दरबार में आए थे, इतना याद रखना। और मिश नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ठीक। आगे अगर बात करते हैं तो ये हैं आपके टोलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी एक यही बात इंपॉर्टेंट है, भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। आगे अगर हम बात करें तो ये है आपका प्लेनी। आगे जो बात करें तो वो क्या है? हमारा प्लेनी है, और पुस्तक इन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। अब इसमें नेचुरल हिस्ट्री के बाद में क्या है? एक पुस्तक ऐसी है जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी है। देखिए, भारतीय वनस्पति जीवों की जानकारी, और मैंने इसे अंग्रेजी में क्या, नॉलेज ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इसकी जानकारी। तो कई बार फ्लोरा एंड फौना की यहाँ तक कोशिश आ जाती है कौन से पुस्तक में है, तो वो आपको यहाँ से याद रखना है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारे जो हैं एक अज्ञात लेखक थे जिन्होंने लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, एक पुस्तक लिखी थी। जो कौन है? अज्ञात लेखक। इनके लेखक का भी हमें पता नहीं चला, यानी कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि पेरिप्लस ऑफ इरेथियस सी नामक पुस्तक किसने लिखी। मगर ये एक 80 AD यानी 80 ईस्वी के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। तो कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि भारतीय बंदरगाहों की जानकारी जो मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियस नामक पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जिसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से। इसमें क्या कहा गया है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, सिकंदर के समय में आने वाले जो लेखकों में कौन से थे? एक निरियाकस था, फिर था आने सिक्रेट्स, और दूसरे थे ओस्ट्रोबलस के विवरण में अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, परंतु सिकंदर बहुत पुरानी बात थी तो इसलिए हम इन पर ज़्यादा गौर नहीं देते। चलिए, अभी तक हमारे जो रोमन लेखक थे उनकी हमने बात कर ली है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका वो है चीनी लेखक। अब चीनी लेखकों का अगर हम क्रम कर लें, या तो देखो प्रमुख लेखकों में हमने फाहियान है, सन युगन है, और हिंगशांग और इत्सिंग है। इसमें एक रह गया था, छूट गया था लिखने से, वो क्या था आपका? इत्सिंग, यानी कि फाहियान। ये क्रम याद होना चाहिए आपको। कई बार ऐसा होता है चारों लेखकों के नाम दे देता है, उनको यात्रियों का नाम देता है और उनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लेगा कि आप क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ फाहियान और संयुगन को छोड़ देते हैं कुछ लोग, ठीक है, और हिंगशांग इत्सिंग को लगा देते हैं, जबकि संयुगन को बाद में लगाते हैं, जबकि संयुगन को दूसरे नंबर पर आए थे। चलिए, इनके बारे में आगे देखते हैं कि करके। तो हमारे सबसे नंबर 1 पर जो है वो क्या है? हमारे फाहियान, ठीक है। इनका संबंध जो है वो अगर बात करें तो राजा कौन थे? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि हम विक्रमादित्य भी कहते हैं इनको, ठीक है। विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, फ्योजी नाम से पुस्तक लिखी थी, और बौद्ध राज्यों का अभिलेख, इसे हिंदी में कहते हैं बौद्ध राज्यों का अभिलेख। फ्योजी को जब हिंदी में कहते हैं उसका मतलब होता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। अब जानकारी आप जानने वाले हैं, जब गुप्त राज्य में आए हैं तो गुप्त काल की जानकारी, और जबकि गुप्त काल का केंद्र क्या था? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर विशेषकर जो बात की गई है, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, विशेषकर मध्य प्रदेश की सामाजिक और संस्कृति। गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश और प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये क्या है? मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया इन्होंने। मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने क्या बताया? खुशी और समृद्ध बताया, ठीक है। अगले जो बात करते हैं वो हमारे कौन है? संयुगन। तो संयुगन की बात करते हैं। संयुगन में आपको बताया गया है इसमें कि यह 518 AD यानी कि ईस्वी बोलते हैं, 518 AD यानी कि छठी शताब्दी के प्रारंभ में यह 518 AD में भारत आए थे, ठीक है। अब इस टाइम पर बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म की बात करें तो इसने अपने 3 साल, यानी कि इसने जो है, यानी कि किन्ने? संयुग ने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी।
देखिए ये यात्रियों का सबसे बड़ा यही फैक्टर था कि विदेशी यात्री जो थे हमारे इंडिया में आते थे, या तो बौद्धों की जानकारी के लिए आते थे, जैन के लिए आते थे, यहाँ पर व्यापार की जानकारी के लिए आते थे, भारतीय शासन की, राजपूतों की जानकारी के लिए आते थे, यहाँ पर लोग व्यापार के माध्यम से आते थे, यही था। बट चलिए कोई नहीं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अगले जो हमारे राइटर हैं वो सॉरी यात्री हैं वो कौन है, हेंगशांग। ये भी एक अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हेंगशांग, और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहला अगर हम बात करें तो इनकी जर्नी यानी कि यात्रा जो हुई थी वो 629 AD से 645 AD तक की थी। अगर हम यहाँ बात करें तो ये किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। 15 वर्षों तक इन्होंने यात्रा की, 15 वर्षों की यात्रा करी, और पुस्तक इनकी लिखी हुई थी CU की। इनकी पुस्तक जो लिखी हुई थी वो कौन सी थी, CU की पुस्तक लिखी हुई थी, और इस पुस्तक को आपको याद ही रखना है, CU की। इसमें पहली बात जो थी वो हर्षवर्धन के, अगर हम पहली बात करें तो इसमें हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था, जब हर्षवर्धन काल में आए तो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था, और बताया जाता है कि इन्होंने जो है 138 देशों की यात्रा करी या विवरण दिया। इन्होंने बताया 138 देशों की यात्रा या विवरण इन्होंने किया। ठीक, इनका एक और ख़ास जो है वो ये है कि इन्होंने विशेष रूप से, अगर हम बात करें विशेषता जो है इनकी वो क्या है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। मतलब इसको समझिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन मतलब शिक्षा ग्रहण, और अध्यापन यानी कि पढ़ाना, यानी ये पढ़े भी और इन्होंने पढ़ाया भी। ठीक है, ये काम किया। और इन्होंने एक बात और कही अपनी कि जिस समय पर ये उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय में थे तो इनके समकालीन कुलपति, जो इनके समकालीन कुलपति थे या इनके प्रिय कुलपति थे वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं आज तक। तो आपको पहला याद ये रखना है, हेंगशांग की जर्नी कब थी, हेंगशांग किसके शासनकाल में आया था, और कितने वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर तक यहाँ पर इन्होंने क्या शासन, अगर हम बात करें तो 15 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, रहे हैं। और इन्होंने जो पुस्तक, अगर हम बात करें तो पुस्तक कौन सी लिखी है, CU की पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, और अगर हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल में, इन्होंने यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल की या व्यवस्था की जानकारी दी है। 138 देशों की व्यवस्था करी है, 138 देशों की व्यवस्था या विवरण दी गई है, और विशेषकर जानकारी क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन और अध्ययन का काम किया था। ठीक है, चलिए आगे जो हमारे हैं यात्री वो नेक्स्ट क्या है, इत्सिंग। ठीक है, इनसे भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और उनका क्रम जो है वो ये है। देखिए यहाँ 7वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि 6वीं शताब्दी 617-72 के समथिंग ये यहाँ पर आए थे। अब देखिए क्या है, 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए, और यह एक चीनी यात्री और अनुवादक थे। कहाँ के थे ये, चीनी यात्री थे। चलो ये तो हमें पहले ही पता है कि हम चीनी यात्री पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर सबसे अहम बात क्या है कि ये क्या थे, अनुवादक। अनुवादक का मतलब आप समझते हो, ट्रांसलेटर। क्या है, ट्रांसलेटर। ठीक है, ये क्या थे, एक ट्रांसलेटर थे। इन्होंने जो जानकारी दी है, अगर हम बात करें कि इन्होंने अगर जो जानकारी दी वो क्या दी, समकालीन भारत यानी कि उस समय का भारत, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि, इन्होंने इसकी जानकारी यहाँ पर हमको दी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। अगर हम आगे देखें, देखिए यहाँ क्रम दे रखा है कि सबसे पहले हमें फाइयान देखना है, फिर से यूंग देखना है, हेंगशांग देखना है, इत्सिंग देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हमारे हैं अरबी लेखक। ठीक, अरबी लेखकों में हमें 2 लेखकों को ज़्यादा याद रखना है। एक तो हमें याद रखना है सबसे पहले अल-बरूनी को याद रखना है, और इब्न बतूता को याद रखना है, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं, इनके जो जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और फिलहाल में ये जो आपके शासन चल रहा है लगातार चलेगा जब तक हम हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक हमारी ये वीडियो डेली जो है आपके पास पहुंचती रहेंगी। ठीक है, और आपको इसी PPT के माध्यम से हमको, कि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत यानी काम करना पड़ा है, यानी कि चित्र वगैरह इनको मैंने इसमें ऐड किया जिससे कि आपको हो जाए यहाँ पर याद। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो अल-बरूनी का जो है हमने चित्र डाला। ठीक है, यहाँ पर जिससे कि अल-बरूनी का चित्र आपको याद रह जाए, और उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आपको धीरे धीरे जो है यहाँ से टच रह जाए दिमाग से। ठीक है, क्योंकि चित्र से जुड़ी बातें याद रह जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत आने वाले अरबी लेखक थे। ठीक, चलो ये तो हमने ऊपर ही जान लिया कि अरबी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर इनकी जो पुस्तक थी, ये देखो 3 रूप में मिलती है। एक तो मिलती है आपको किताबुल हिंद, एक जो मिलती है आपको किस रूप में मिलती है, किताबुल हिंद के नाम से मिलती है। दूसरी जो मिलती है तहतीक हिंद के नाम से मिलती है नाम, और फिर मिलता है इसको हिंदी में जो कहते हैं भारत की खोज कहते हैं। तो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कहीं जो एग्ज़ाम में मिला होता है किताबुल हिंद मिलता है, कहीं पर तहकीक हिंद मिलता है, कहीं पर भारत की खोज मिलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसमें कि इनकी जो भाषा थी
वो क्या थे? तो अरब के हैं तो अरबी भाषा होगी, परंतु इनकी जो पुस्तक थी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारतीय खोज, उसमें 80 अध्याय यानी कि 80 चैप्टर, 80 अध्याय यानी कि 80 चैप्टर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए और इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि इन्होंने की जानकारी क्या क्या दी। तो इन्होंने धर्म की जानकारी दी, दर्शन की जानकारी दी, त्योहारों के बारे में बताया और खगोल विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, दूसरी जानकारी इन्होंने समाज के बारे में बताया कि उस समय का समाज कैसा था, तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी दी। ठीक, और जिस समय पर ये लोग आए थे अरबी, उस समय पर हमारे भारत में, महान भारत में राजपूत शासन कर रहे थे, राजपूत चरम सीमा पर थे अपने शासन में, राजपूत कालीन व्यवस्था थी। तो उसी राजनीतिक उनकी सामाजिक स्थिति, इनके बारे में ही इन लोगों ने अलबरूनी ने यहाँ बताया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मतलब देश के अंतिम समय तक इनके समय में जो अंतिम शासन के रूप में शासन किया था वो राजपूतों ने किया था। और इन्होंने इनसे ऐसा नहीं था आम रूप से इनसे लोहा मनवाया था, काफ़ी मेहनत की। ठीक है, इन लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। चलिए वो आगे हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे उसमें हम इसकी जानकारी और अच्छे से देंगे। चलिए अब हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, इसके पिक से भी ऐसे ही लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन जो हमारे अगले यात्री हैं, देखिए इब्न बतूता हैं, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को के यात्री थे। तो इनका जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मैंने वैसे हाईलाइट कर ही रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, मोरक्को से क्वेश्चन बनता है, मोरक्को से क्वेश्चन बनता है, यानी कि मोरक्को के यात्री लेखक और खोजी थे। इब्न बतूता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, इब्न बतूता किसके साथ आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को के। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आप किताब से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो जो काम की बात है वो भी भूल जाओगे। इसलिए सीधे सीधे शब्दों में मैंने जो आपको ये रिवीजन चल रहा है हमारा, ये क्विक रिवीजन चल रहा है, जिसमें यूपी SSC पैट में जो है इसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ से अदर एग्जाम बहुत है। देखिए यहाँ से एक बात ये भी है, विदेशी यात्रियों के बारे में अगर बात करता है, PCS में भी बात कर लेता है कई बार, ठीक है, IAS में बात कर लेता है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे देता बनाकर, तो वहाँ से हम इसके इतना भी थोड़ा सा भी लिख देंगे ना तो आराम से हमारे यहाँ से 2-3 नंबर क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर पुस्तक की बात करें तो यात्रा वृत्तांत यानी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रेहला, तो कहीं तो रेहल लिखा हुआ है इसका नाम और कहीं पे लिखा हुआ है रेला। ये अरबी भाषा में थी, इसकी एक ये बात याद रखो, अरबी भाषा में थी। जानकारी क्या है? 14वीं सदी की भारतीय परिस्थिति के बारे में इन्होंने विवरण दिया है इसमें। 14वीं सदी की भारतीय परिस्थिति के बारे में विवरण दिया है। दिल्ली सल्तनत की जानकारी दी है, क्योंकि जिस टाइम पर ये आए थे दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक वंश के, हम ये याद रखेंगे 1206 से जो आपका शासन शुरू हुआ था वो हुआ था गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो उसमें जो दूसरा वंश था मतलब तुगलक वंश, उसमें तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये आए थे। और एक और बात, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो समय तक शासन किया वो तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, इसकी जानकारी आपको यहाँ याद रखनी है। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो एक यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आप ध्यान दीजिए इसको आराम से। क्या है? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, अब किताबों में तो काजी आता है मगर हम कुछ बच्चों को ये काजी का शब्द पता नहीं आता, याद नहीं पता, तो हम काजी को आम भाषा में कह सकते हैं, काजी को आम भाषा में क्या कह सकते हैं? न्यायाधीश। क्या कह सकते हैं? न्यायाधीश कह सकते हैं। तो 1333 यानी 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। अब देखो इब्न बतूता में ई व तय उ तय आते हैं, डबल तय डबल व, तो यहाँ पर देखो 3-3-3-3 कुछ ऐसा कॉमन करके लिंक करके बातों की याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमने कुछ अन्य लेखों की बात की थी, तो मैंने यहाँ पर दोनों क्लियर कर दिए हैं। अन्य लेखकों में एक तो तारानाथ है, अन्य लेखकों में एक तो हम तारानाथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तारानाथ में अगर हम देखें तो तारानाथ जो थे वो कहाँ के थे? तिब्बती लेखक थे। इनकी एक बुक थी कंगयूर बुक थी। दूसरे में इधर अगर हम देखें तो मार्को पोलो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है मार्को पोलो 13वीं सदी में आए, 13वीं सदी के अंत आए थे। अब इन्होंने सारे लेखक जो थे उत्तर भारत में जा रहे थे, जबकि उनकी एक विचार था कि मैं दक्षिण भारत में जाकर देखूँ कि क्या चल रहा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में एक शासन चल रहा था पांड्य वंश का। 13वीं सदी के अंत में जो था वो क्या चल रहा था? पांड्य वंश। क्योंकि जब 13वीं सदी चल रही थी अंत में, तो उस टाइम पर उत्तर भारत में चल रहा था दिल्ली सल्तनत। 13वीं सदी में उत्तर भारत में चल रहा था दिल्ली सल्तनत, और दक्षिण भारत में चल रहा था पांड्य राज्य का शासन, पांड्यों का शासन चल रहा था। तो ये सोचा उत्तर भारत का सभी को पता है, जबकि कोशिश किया जाए कि मोरक्को में इटली वाले जो लोग थे जल से यात्रा करें। अब इटली से यात्रा करेंगे जल से तो किधर आएंगे? दक्षिण भारत में। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जाकर सबसे पहले जो है
क्या खोज करी, मतलब पांड्य के बारे में, पांड्य राज्य के बारे में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। ठीक है, अगर हम आगे इसकी बात करें तो इन्हें पांड्य इतिहास की जानकारी, ये आपको पता ही हो जाएगा कि पांड्य इतिहास की जानकारी, जब पांड्यों के शासनकाल में आए थे तो पांड्य इतिहास की जानकारी देंगे। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा दक्षिण वाला एरिया, ये जो वाला एरिया कर रखा है, दक्षिण वाला एरिया जो है हमने ये कवर कर रखा है, ये जो कवर कर रखा है दक्षिण एरिया कर रखा है, जिसमें कि हम आंध्र प्रदेश को भी ले सकते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के साथ हम तमिलनाडु को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा जो सेशन है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर है पुरातत्व संबंधी स्रोत, जिससे इतिहास की हमें जो जानकारी मिलती है आगे, ये तो यात्रियों का विवरण था, तो अब जो हमें जानकारी मिलेगी वो किसके माध्यम से मिलेगी, आगे हम पढ़ते हैं कि हमें ये इतिहास की जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोत संबंधी स्रोत से मिली थी। अब एक होते हैं अभिलेख, एक होते हैं स्तंभ लेख, और होते हैं सिक्के बनने। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ अभिलेख ना लिखकर मैं इसे शिलालेख लिखता, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शिलालेख, एक होते हैं स्तंभलेख और एक होते हैं गुहलेख। ठीक है, एक होते हैं स्तंभलेख, ठीक है, एक होते हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहलेख। शिलालेख वो होते हैं जो हमारे, देख लीजिए दीवारों पर आजकल सभी लोग जब हम कहीं ताजमहल पर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम एक डिजाइन सा बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी का नाम लिख देते हैं दीवार पर, किसी का दिल बना देते हैं, कहीं पर पान बना देते हैं, तो वो क्या है हमारा दीवार पर, वो हम भी शिलालेख लिख रहे हैं। ठीक है, स्तंभलेख का मतलब है कि जैसे पेड़ पौधों के ऊपर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, या किसी खंभे पर हम कुछ लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, स्तंभलेख। गुहालेख का मतलब ये होता है जैसे हम कहीं पर जाते हैं, किसी महल वहल में घूमने के लिए, कहीं पुरानी इमारत में घूमने जाते हैं तो अंदर गुफाएं टाइप होती हैं, उसमें हम लिख देते हैं। तो पहला राजा महाराजा जो होते थे क्या करते थे, कोई युद्ध जीत कराए, कुछ भी काम करके आए अच्छा, तो उसे कहते थे अपने स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दीजिए, तो वो क्या करते थे पहाड़ों पर खुदवा देते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, आपको देखने मिल रहा होगा यहाँ पर कि इसमें जो है अभिलेख में दिया गया है, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अभिलेखों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो एपिग्राफी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये टेट की परीक्षा में एक बार पूछा गया है, समझ गए नहीं, ये टेट की परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई क्या कहा जाता है, एपिग्राफी, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए हम धीरे धीरे इसके आगे और बढ़ते हैं, इसमें क्या है। चलिए अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभलेखों के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही याद आने वाला है, बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनको याद कर लेंगे। और याद करना कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमारी ट्रिक रहेंगी, कुछ हमारी विशेष जानकारी रहेंगी। फिलहाल हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो हाथीकुंभा अभिलेख, हाथीकुंभा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। पहली बात तो यह है कि ये तिथि रहित अभिलेख का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख ऐसा है जो तिथि रहित अभिलेख है। अब इसमें कलिंग राजा जो थे खारवेल, कलिंग राजा खारवेल की यहाँ जानकारी है। और ये खारवेल वो थे जो मौर्य के द्वारा कलिंग में राज्य मतलब स्वीकारे गए थे, मतलब बने गए थे। अब इसमें क्या है जानकारी, सर्वप्रथम भारतवर्ष की जिक्र है। तो जब मैंने नामकरण की बात करी थी, जब पहली वीडियो में हमने, कल की वीडियो में हमने देखा था उसमें नामकरण था, तो उसमें बताया था कि पुराणों व अभिलेखों में, ठीक है, भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। तो ये वही बात है। अगर हम दूसरी बात करें, जूनागढ़ 2 प्रकार के अभिलेख होते हैं, एक तो गिरनार का है और एक बराबर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार का है, इसमें क्या करी है रुद्रदामन। ठीक, नासिक अभिलेख में जो जानकारी है वो किसकी है, गौतमी बलथरी। प्रयाग स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, समुद्रगुप्त शासक थे। ठीक है, ऐहोल अभिलेख की अगर जानकारी कहें तो क्या है, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर की अगर हम बात करें तो मालवन रेश और रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी याद करते हैं। देखिए कुछ ट्रिकें अपने तरफ से बनानी पड़ती हैं, तो हम इसे ट्रिकी तरीके से याद करते हैं। देखिए हाथीकुंभा अभिलेख, जब हाथी का सूंड बड़ा होगा तो क्या खाएगा वो, बेल। क्या खाएगा, बेल खाएगा। तो यहाँ से हो गया खारवेल। खाएगा बेल कौन, हाथी। खाएगा बेल कौन, हाथी। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे माइंड से, मस्तिष्क में, इसको बात को स्फिएट कर लेंगे और यहाँ से याद हो जाएगा। जूनागढ़, जूना जानते हो, जो जूना बनाना जो होता है, जब आदमी खेती में काम करता है जूना बनाता है तो वो क्या होता है, जूना बांधने का काम होता है। तो ठीक है, तो जूना क्या होता है, रुद्र यानी कि गुस्सा आता है, तो यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, नासिक अभिलेख, ठीक है, गौतमी बलथरी। ठीक है, अब नाक रगड़ने को क्या कहते हैं, बल लगता है। यहाँ पर क्या था, नाक, जब नासिक, तो नाक को अब सिक करते हैं तो हम उसमें क्या लगता है, बल लगता है। तो यहाँ से याद रखेगा नासिक अभिलेख बलथरी। प्राग स्तंभ लेख, प्राग, जब हम प्राग मतलब प्रयागराज, यहाँ से हम कहेंगे प्राग का मतलब है प्रयागराज। और जब प्रयागराज में हम देखेंगे तो गंगा यमुना जमुना ऐसे नदियों का संगम देखकर ऐसा लगता है समुद्र है यहाँ पर। क्या है, यहाँ पर समुद्र है। तो हमें याद रखना प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्र।
ऐहोल अभिलेख। अब जब होल बनाएंगे तो पुल बनाना पड़ेगा, होल बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पुल। तो ऐहोल अभिलेख बोले तो पुलकेशिन। अब यहाँ पर एक और है मंदसौर अभिलेख। तो मालवा नरेश यशोवर्मन। तो जितने भी नरेश होते हैं ना वो मंद बुद्धि के होते हैं, तभी तो उनसे शासन नहीं चलता। मतलब ये ट्रिकी है, कभी आप इसको सीरियस ले लो। ठीक है, तो क्या है, मंदसौर अभिलेख जो है किसका है, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं कुछ और है जिसमें हम और उनको ट्रिकी तरीके से याद करें। पहले हम इनको देख लेते हैं, ग्वालियर अभिलेख। क्या है आपका, सबसे पहले अगर बात करें तो ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, इसमें जो था प्रतिहार नरेश भोज। ठीक, फिर है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, अभी मैंने बताया था, एक तो बाहरी था, एक भीतरी अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। इसमें कौन है, स्कंदगुप्त। ठीक है, भारत में होने वाले हूण आक्रमण का जानकारी है इसमें, भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी। देवपाड़ा अभिलेख की अगर हम बात करें, देवपाड़ा अभिलेख, तो ये क्या है, बंगाल शासक विजयसेन की, बंगाल शासक विजयसेन की के शासक थे यहाँ पर। फिर बेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ, इसमें है होलियोडोरस। ये बहुत अच्छा है, इसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, एरण्य वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एरण्य अभिलेख क्वेश्चन पूछा जाता है भानुगुप्त के शासनकाल में, पूछा जाता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिला था, किस अभिलेख में मिला था। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा एरण्य अभिलेख। ठीक है, फिर एक अंतिम ये जो हमारा वो है अभिलेख, वो इसमें क्या है, एशिया माइनर बोगाईकोई अभिलेख। इसमें क्या मिलता है जी, इसमें जानकारी मिलती है वैदिक देवी देवता मित्रबणु इंद्रनाशिक्य का उल्लेख मिलता है। चलिए अब हम इसको ट्रिकी याद करते हैं। ठीक है, अब हम ट्रिकी याद क्या करते हैं, समझिए किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ग्वालियर अभिषेक, ग्वालियर अभिलेख, तो एक मूवी आई थी अभी, एक कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी जिसमें लुका छिपी। तो वो लोग ग्वालियर में जाते हैं और ग्वालियर में जाकर क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के प्रति हार बना देते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या बना देते हैं, हार। फिर भीतरी का मतलब क्या है, अगर हम किसी फल के भीतर देखेंगे तो क्या आएगा, स्कंद आएगा। भीतर क्या आएगा, स्कंद, खाने योग्य पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्कंद। देवपाड़ा, देवपाड़ा बंगाल में देवी देवताओं की पूजा होती है, याद रखना, बंगाल में देवी देवताओं की सर्वाधिक। तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक। और जब देवों की सेवा करेंगे, देवों की करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा हमको, विजय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगी भैया, विजय मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी, तो विजय सेन हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है बेशनगर, बेशनगर। ठीक है, तो यहाँ पर बेशनगर को अगर हम याद करें तो किस तरीके करेंगे, बेशनगर विदिशा। तो हिलियोडोरस, जिसका बेस अच्छा होता है ना तो वो हिलता नहीं है, जिसका बेस मजबूत होता है वो बिल्कुल नहीं हिलता। ठीक है, तो यहाँ पर है हेलियोडोरस यानी कि हिलियोनाडोरस। फिर है एरण। अब जितना भी एरण, एरण का मतलब है आकड़, एरण से याद रखेंगे आकड़। और भानु होता सूर्य का, तो तुम्हें पता ही है सूर्य तो आकड़ में रहता है भैया, जब गर्मी होती है सूर्य कैसे रहता है, आकड़ में रहता है। तो इस तरीके से हम अभी तक कनेक्ट कर लेंगे। चलो अब दोबारा से ज़रा हम इनको एक बार ट्रिकी तरीके से देख लेते हैं। तो हाथी कुंभा बेल कौन खाएगा, हाथी। जून बनाते हुए रुद्र किसको आया, गुस्सा आएगा, जून बनाते हुए। बलथरी, नाश्ता करने में क्या होता है, बलथरी। प्रयाग में कैसा लगता है, समुद्र। ऐहोल में क्या होता है, पुलकेशिन, पुल बनाना पड़ता है। मंदसौर कौन होते हैं, नरेश। ठीक, और आगे देखें तो यहाँ पर ग्वालियर अभिलेख क्या है, प्रतिहार नरेश। तो प्रतिहार, हार पिरा दिया था कार्तिक आर्यन ने, कृतिसेनन ने एक दूसरे को। फिर है भीतरी अभिलेख स्कंद। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। तो क्या करेंगे, विजय हो जाएगी जब देवी देवताओं की हम सेवा करेंगे बंगाल में। तो बेशनगर, अगर जिसका बेस मजबूत होगा वो हिलेगा नहीं, हिलियोडोरस हिलेगा ही नहीं वो तो। फिर है एर्ण्य, एर्ण्य अभिलेख का मतलब, अरे अकड़ में भाई, भानुगुप्त, भानु यानी कि सूर्य, क्या हो जाएगा, अकड़ में। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको अभिलेखों को कुछ कनेक्ट करेंगे। देखिए एक दो बार अगर वीडियो को आप देखोगे सुनोगे तो थोड़ा याद होगा। पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखना, 3 बार कम से कम इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम सिक्के। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम कार्पाषाण पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, इनको हमने कोशिश किया है कि हम यहाँ देखिए, हमने कोशिश किया है कि इनको हमने डिजाइन करके कि किस तरीके के वो सिक्के हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर है धातु के टुकड़ों पर विशेष प्रकार का ठप्पा लगाकर। ठीक है, कैसा, विशेष प्रकार का ठप्पा लगाकर, धातु के टुकड़ों पर विशेष प्रकार का ठप्पा लगाकर हम इसको करते हैं। देखो ये देखिए आप यहाँ पर
धातु के बने हुए हैं, अलग अलग मोहर है विशेष प्रकार के और कोई आकृति नहीं है इनकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो मिले थे वो यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो था बीड़ा बजाने का साक्ष्य मिले। क्या मिले? बीड़ा बजाने के। इससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। फिर अरिमेंडू, पौंडीचेरी के निकट एक जगह है अरिमेंडू, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ से कर लेना सिक्कों के बारे में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो देखिए नोट पॉइंट यहाँ हमारा यह है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले भारत में का संबंध जो था बर्मा। अब बर्मा को हम क्या कहते हैं? आज के टाइम में वर्तमान म्यांमार कहते हैं, मगर प्राचीन काल में कहते थे सुवर्ण भूमि। मलाया, मालदीव वाला क्षेत्र है, उससे पहले क्या कहते हैं? स्वर्णद्वीप। कंबोडिया हम कहते हैं कंबोज को, और जावा कहते हैं यवद्वीप। पहले क्या था? यवद्वीप, अब कहते हैं जावा। देखिए याद करने का मतलब क्या है? स्वर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि, तो भूमि स्थल म्यांमार, क्या है? म्यांमार। मलाया द्वीप है तो स्वर्णद्वीप। कंबोडिया कंबोज नाम से पता चलेगा। जावा द्वीप है तो यवद्वीप। हो गया? बस थोड़ी सी बातों कनेक्ट रही। यहाँ पर आप मैप देख लीजिए कि मैप में कहाँ पर क्या है, मलाया कहाँ पर है, क्या है, सब दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा अध्याय नंबर 2 है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे कल की वीडियो में, आज की वीडियो में हमने अध्याय नंबर 1 देखा था। अब जो हमारा अध्याय नंबर 2 है वो क्या है? वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब धीरे धीरे हम जो है ना अच्छी अच्छी बातों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसे इतिहास के लेखन के आधार पर बताया गया है, इतिहास में लेखन के आधार पर। तो एक तो वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, एक हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रकार की जानकारी हो सकती है। देखो लेखन कला नहीं थी, और लेखन कला नहीं थी तो यहाँ पर लिखने की साक्ष्य नहीं थे, तो पढ़ने के होंगे। पहली बात यहाँ पर क्या था? लेखन थी परंतु अपठनीय थी। फिर आगे क्या है? पठनीय थी। ठीक, तो इसमें क्या था? पाषाण काल, इसे कहते हैं पाषाण काल, यानी पत्थर युग, स्टोन एज। ठीक, फिर इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली। पर यहाँ पर वैदिक काल से आरंभ, स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आम भाषा में बताऊँ, या नॉर्मल करके इसको बताता हूँ। जहाँ पर लेखन कला नहीं थी, ऐसे काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और वहाँ पर मानव ने सबसे पहले औजारों का प्रयोग किया था, पत्थर का। और यहाँ पर इस काल में जो थे पत्थर होते थे बड़े आकार के, इसलिए इसे कहा जाता पाषाण कालीन। लेखन कला थी परंतु अपठनीय थी, तो ये काल जो था वो हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर अगर हम बात करें तो पठनीय जो थी वो की हमारी ऐतिहासिक। तो वैदिक काल जो शुरू हुआ था 1520 से शुरू हुआ था, तो 1520 से अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक, यानी रियल में इतिहास जो शुरू होता है, लेखन जहाँ से हमें लेखन की जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है वैदिक काल के प्रारंभ से। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले साक्ष्य कि ये बातें कहाँ से आई, हमको हमें कहाँ से एविडेंस मिले इसके, तो कुछ बातें करते हैं इनके एविडेंस के ऊपर, क्योंकि बिना एविडेंस के तो हम कोई काम करेंगे नहीं। इतिहास जो है सबसे ज़्यादा दुरंध स्थिति वाला टॉपिक होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। कभी कोई राइटर वो कहता है, कभी कोई राइटर कहता है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से, प्रवेश इस धरती पर जो हुआ है वो कब से हुआ है भैया? आज से 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत का प्राचीनतम मानव भाव कपि जो था वो कौन था? श्वेत गिब्बन। कैसा था? श्वेत गिब्बन। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो मिलता है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। और रॉबर्ट ब्रूस फुड के अनुसार भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज जो की गई थी वो पूरा पाषाण काल औजार में की गई थी, जिन्हें हम पत्थर कहते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो प्रथम पूरा पाषाण काल और कलाकृति उसे पल्लवरम तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर भारत का प्राचीनतम नगर जो बताया जाता है मोहनजोदड़ो को, मृत्यु का टीला बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो एक एक बात करेंगे। यहाँ पर हमने बात करी थी प्रागैतिहासिक काल, हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इनको कहा था। उनमें से हम एक को उठा लेते हैं जो हमारा क्या है? वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किया गया था। अब देखिए इसमें भी इसे भी 3 भागों में बांटा है, पत्थर में भी। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, चलो एक एक के बारे में यहाँ पर इनकी बात करते हैं। ठीक है, बातों को सीधे तरीके से समझोगे तो जल्दी समझ में आएंगे, टेक्निकल तरीके से समझोगे तो बातें समझ में नहीं आने की। सबसे बड़ी बात यही है कि टेक्निकल तरीके से हमें बातों को समझना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मानव जो था, ह्यूमन, आखेटक संग्रहक था, यानी कि हंटर गैदरर, यानी कि शिकार करके उसे ग्रहण करने वाला, संग्रहण करने वाला।
और आग का आविष्कार कर लिया था। अब आप ये बताइए सीधे सीधे शब्दों में, जरूरी तो नहीं कि जितना लिखा हुआ इतना याद रखना हमको। आर्किटेक्ट संग्रह यानी शिकार करता था, आग का आविष्कार हो गया था, पत्थर था आग का पता चल गया था। जब का प्रयोग होगा और आर्किटेक्ट होगा तो एक स्थान पर शिकार करेगा, एक स्थान पर शिकार नहीं करेगा। आज एक स्थान पर शिकार खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे स्थान पर जाएगा, जब दूसरे स्थान पर खत्म होगा तीसरे स्थान पर। इससे क्या पता चलता, इससे पता चलता है कि यहाँ पर आदमी मतलब व्यक्ति जो था, मानव जो था, वो क्या था, अस्थायी था, अस्थायी था। फिर यहाँ पर जो औजार थे, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर जो औजार थे, यहाँ पर जो औजार थे वो कैसे थे, वो औजार जो थे वो थे बड़े, यानी कि उनका आकार जो था बड़ा था, पत्थर के औजार जो थे वो बड़े थे। ठीक है, फिर अगर यहाँ नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये क्या है ये आपका मध्य पाषाण काल। मैंने इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसमें कोई खास बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोलिथिक काल का एक काल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन नहीं आता। केवल क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्योंकि हमें बात करनी है क्वेश्चन कहाँ से आता है, नव पाषाण काल से। क्योंकि दुनिया भर की बातें याद रखने का कोई फायदा तो नहीं है, केवल वो याद करो। देखिए, एक होती है हार्ड स्टडी, सॉरी एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आजकल सिलेक्शन जो होता है ना स्मार्ट वर्क से होता है ना कि हार्ड वर्क से, और बच्चे क्या करते हैं हार्ड वर्क। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नवपाषाण काल। तो पहली बात करते हैं पहिए का आविष्कार हो गया था। वही पहिए का आविष्कार तो हो ही जाएगा जब लोग कृषि का आविष्कार कर सकते हैं। कृषि करेंगे तो कृषि करने के लिए बुगी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्या होना चाहिए, पहिया। फिर दूसरी बात है स्थायी निवासी, जब कृषि करेंगे तो उनका घर भी होना चाहिए, एक जगह स्थान पर रहेंगे। और जब रहेंगे तो फिर पशुपालन, और इन्होंने कुत्ते को प्रथम पालतू जन्म बनाया था। अब इस पर एक कहानी, इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि पालतू पशु जो है कुत्ता पहले क्यों बना। देखिए, जब लोग शिकार करते थे तो सारे जानवर जंगल में रहते थे, तो जब भी जहाँ भी शिकार करते थे एक अजीब सा जानवर इनके पीछे आ जाता था। इन्होंने एक बार सोचा, दूसरी बार सोचा, यार ये कौन सा जानवर है जो हमारा पीछे जो है बार बार करता रहता है, क्योंकि कुत्ते को सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। इन्होंने देखा यार ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने देखा, पता लगाया कुत्ता। तो कह रहे यार इसको जो है सूंघने की आदत होती है, हम जहाँ भी शिकार करते हैं जरूर पहुँच जाता है, इसका मतलब हम अब इसको पास अपने रखना चाहिए और ये शिकार कराने में हमें फ़ायदा देगा। और जब शिकार से माल कुछ शिकार का जो मटेरियल होता था वो बच जाता था तो ये कुत्ते को डाल देते, तो कुत्ते को थोड़ा लालच होता था कि खाने को मिल रहा है, आज जब खाने को मिलेगा तो कुत्ता वहाँ पर जाएगा। ठीक है, इनके साथ रहता था। तो इस तरीके से एक दूसरे का प्रेम इसने यहाँ से हुआ और कुत्ते ने इनकी सुरक्षा भी की। इसी तरीके से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये शायद पालतू पशु यहाँ से बन गया होगा, क्योंकि वैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, मैं भी एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। इतिहास एक अंदाजे का विषय है, इसमें अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा यहाँ पर होगा जब भी कुत्ता जो है प्रथम पालतू जानवर बना होगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कृषि और औजारों की। तो देखिए, कृषि और औजारों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आविष्कार जो हुआ तो वो हुआ नवपाषाण काल, यानी कृषि और औजार का आविष्कार जो है नवपाषाण काल। औजार जिसे हम टूल्स कहते हैं, तांबे के औजार थे। कैसे औजार थे, तांबे के। कुल्हाड़ी जो थी, एक्स बोलते हैं, प्रथम औजार था। ठीक है, साक्ष्य जो मिले हैं वो अतिरपक्कम में मिलते हैं तमिलनाडु में। प्रथम फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थी यहाँ पर, और इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ पश्चिम में बलूचिस्तान में। तो दोबारा देख लो, आविष्कार नवपाषाण काल होगा। औजार जो तांबे के औजार मिले, ठीक है, कुल्हाड़ी जो मिली प्रथम औजार मिला, साक्ष्य जो मिले वो अतिरपक्कम में मिले तमिलनाडु में, और गेहूँ और जौ मिले, और साक्ष्य जो हैं इसके कहाँ मिले, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ठीक है, अगर अन्य फसलों की बात करें, अन्य साक्ष्यों की, तो चावल के साक्ष्य मिले कोल्डिहबा से मिले। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ से ही पूछेगा सारा और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति और पूर्व हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा स्थल से पहले की बात, हड़प्पा स्थल से पहले की बात यहाँ पर बताई गई है। हड़प्पा स्थल से पहले की बात बताई गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है, मालवा। अब मालवा में जो बर्तन मिलते थे वो काले तथा लाल रंग के मिलते थे। ठीक है, बुरजहोम में जो मिलते थे वो कैसे मिलते हैं, धूसर, जिसे हम गिरे कहते हैं। जोखे में जो मिले करते थे वो कैसे मिलते हैं, लाल। दक्षिणी नवपाषाण में जो मिले वो कैसे मिले, चमकीले धूसर। ठीक है, पूर्वी नवपाषाण में जो मिले वो कैसे मिले, भूरे लाल, पूरे भूरे लाल मिले। आगे अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये आपका क्या है, जोरबे संस्कृति। इसमें तमपाषाण संस्कृति कहते हैं। इनाम गांव नामक बस्ती थी जो बतौर शायद पाकिस्तान में इसका जिक्र है, इनाम गांव बस्ती का। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके कुछ साक्ष्य यहाँ से जानकारी मिली है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या है कि भारतीय नागरिक, इसमें क्या है हमारा कि भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था।
थोड़ा सा व्यक्ति का वैज्ञानिक का नाम हो सकता है, यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक सॉरी अधिकारी का नाम थोड़ा याद रख सकते हो। रिजले ऐसे व्यक्ति थे। देखिए आज के टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछना मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि उचित हो सकता है, मगर फिर भी नोट पॉइंट है, बना कर लिखा है, मैंने भी ढूंढा है, तो इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से सजा कर लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आज का जो हमारा सेशन होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा डिस्क्रिप्स करना, वर्णित करना, इसको समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आप कोई और सुधार चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का सजेशन अगर आप चाहते हो तो मैं वो सुधार पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी आप लोग हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर पाओगे। जब सपोर्ट करोगे तो ये हमारा फीडबैक होगा और हम और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे मेहनत करेंगे। और ये देखिए ये हमारा सेशन जो है वो कंटिन्यू चलेगा हिस्ट्री का। ठीक है, और आपको जो भी सजेशन करना है कि आप जिस चीज़ पे भी अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, हम उस पर आपको वीडियो इस तरीके से बना कर देंगे। इतिहास में कोशिश ये की गई है, मैंने जहाँ तक मैंने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं वहाँ तक समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पर। ठीक है, अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कोशिश करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को समझाने की आप लोगों को। ठीक है, तो धन्यवाद, शुक्रिया।